हेलो एवरीवन, माय नेम इज इशमीत कौर। मैं आपकी SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग की ट्रेनर। इस वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है आपका बेस्ड फ्रेमवर्क्स पे। ठीक है, फ्रेमवर्क्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के फ्रेमवर्क्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो सारा डिस्कस हम करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो। Upon completion of this chapter, you will be able to discuss the importance of conceptual framework, discuss the objectives of financial reporting, including disclosure of information, कौन सी चीज के disclosure देने हैं, ठीक है, क्यों देने हैं disclosure, importance क्या है disclosure देने की, वो सब डिस्कस होगा। That can be used to help assess management stewardship of the entity's resources and limitation of financial reporting। नेचर ऑफ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वो डिस्कस करेंगे। रोल्स ऑफ प्रूडेंस एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होती थी? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये है कि मेरी फॉर्म कुछ और है, आइदर इट इज अ लीगल और एनीथिंग, मतलब मेरी फॉर्म कुछ और कह रही है और मैं सब्सटेंस, उसके ऊपर जो लॉजिक लगा रही हूँ वो कुछ और कह रही हूँ, और मैं सब्सटेंस को ऊपर रख के आगे बढ़ती हूँ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। डिस्कस द हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। Evaluate the decisions made by management on recognition, de-recognition and measurement. Critically discuss and apply the definition of elements of financial statements. Financial statements में क्या क्या include होगा, कब कब डिस्कस करेंगे। डिस्कस एंड अप्लाई फेयर वैल्यू हायरार्की। फेयर वैल्यू हायरार्की क्या होती है? IFRS 13 में कवर होता है। फेयर वैल्यू हायरार्की 3 लेवल्स होते हैं इसमें। ठीक है, डिस्कस एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। एक्टिव मार्केट की डेफिनेशन में एडवांटेजियस एंड मोस्ट बेस्ट यूज, मोस्ट एडवांटेजियस और प्रिंसिपल मार्केट का कंसेप्ट आता है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस वेयर एन एंटिटी में यूज अ वैल्यूएशन टेक्निक। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। फर्स्ट टॉपिक है आपका द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। This chapter considered two documents issued by International Accounting Standard Board that underpin a range of IFRS and IAS standards. The Conceptual Framework for Financial Reporting और IFRS 13। देखो, अब इस चैप्टर में हमने दो चीजों के बारे में बात करनी है। एक तो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, दूसरी IFRS 13 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हायरार्की लेवल्स और एक्टिव मार्केट के कंसेप्ट देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, चलो। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंट्रोडक्शन में द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया उन्होंने। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स दैट अंडरलाइन, जो हमें बताते हैं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का बेसिकली मीनिंग क्या है? मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और कुछ ऐसे कंसेप्ट जो मुझे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में या उनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसके बारे में बताते हैं। If no conceptual framework existed, then accounting standard would be produced on haphazard basis as particularly issues and circumstances arose। मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये conceptual framework exist ना करते तो क्या होता कि बहुत ज्यादा अपने ही स्टैंडर्ड्स हम बना लेते, एंटिटीज अपने ही स्टैंडर्ड्स डेवलप कर लेती, कोई सेट फॉर्मेट ना होता। These accounting standards might be inconsistent with one another or perhaps even contradictory। अब जो ये accounting standard arise होते वो contradictory होते आपस में, कोई कुछ अप्लाई करता कोई कुछ अप्लाई करता। ठीक है, अब a strong conceptual framework means that there are principles in place from all future accounting standards draw। It also acts as a reference point। रेफरेंस पॉइंट, ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, रेफरेंस पॉइंट मिलता है हमें इससे। किसी भी टॉपिक पे अगर हमें प्रेजेंटेशन करनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी क्या वो होगी, प्रेजेंटेशन होगी, मेजर कैसे करना है, उसको शो कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का टॉपिक रेफर करेंगे, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेफर करेंगे। This section of the text consider the contents of conceptual framework for financial reporting in more detail। अब हम इस टॉपिक में आपके ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं।
ठीक है, वो सारा इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अब आगे बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने कुछ हमें इंट्रो दिया कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो आए कहाँ से, क्यों हमें जरूरत पड़ी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लाने की। अच्छा, अब मैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दूं पहले क्या था। देखो, हमारे पास फ्रेमवर्क था 1989 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो एक प्रोजेक्ट लेके आया जिसमें उसने कई रिस्पेक्टिव फ्रेमवर्क्स जो है रिवाइज करने की सोची। अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिवाइज किए गए इन 2010। ठीक है, अब कहने को तो ये रिवाइज किए गए, बट इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स या 2 चैप्टर्स ही ऐसे थे जो रिवाइज किए गए। यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम 1989 फ्रेमवर्क वाज सिंपली रोल्ड ओवर, बट 2 chapters were revised. These covered objective of financial reporting और qualitative characteristics। देखो, जो हमारा ओल्ड फ्रेमवर्क था उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ और था, जो नया स्टैंडर्ड आया, जो नया फ्रेमवर्क आया 2010 में, उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के चेंज हुए। अब इस 2010 के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को काफी क्रिटिसिज्म मिला। कैसे? इट डिड नॉट कवर सर्टेन एरियाज सच एज डी रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब किसी भी एसेट लायबिलिटी को हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, डी रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया या प्रेजेंटेशन उसकी या उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर जो थे वो हमें पूरी तरह नहीं बताए गए इन फ्रेमवर्क्स में। गाइडेंस इन सम एरियाज वाज अनक्लियर सच एज विद रिगार्ड्स टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होगी तो कैसे हम उसको अकाउंट फॉर करेंगे ये नहीं बताया गया। अब some aspects were out of date such as recognition criteria for assets and liabilities। ठीक है, as a result of criticism the conceptual framework was identified a priority project in 2012। 2010 के फ्रेमवर्क को इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद अब उसने 2012 में फ्रेमवर्क को रिवाइज करना प्रायोरिटी समझा गया, बट विदाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसकी वजह से 2010 में हमारे फ्रेमवर्क रिवाइज हुए थे। A discussion paper outlining the board's thinking was published in 2013। देखो, उन्होंने डायरेक्टली फ्रेमवर्क इश्यू नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, बोर्ड जैसा सोच रहा था पुराने स्टैंडर्ड्स को हटा के पुराने फ्रेमवर्क को हटा के नया फ्रेमवर्क लाना है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो पब्लिश किया गया 2013 में। अकॉर्डिंगली वो एक तरह से व्यू लेना चाहते थे कि अगर हम ऐसा स्टैंडर्ड बनाएंगे या ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे तो क्या रिएक्शंस होंगे, क्या वो सुटेबल होगा या नहीं होगा। And an exposure draft of proposed amendments were published in 2015। 2013 में उन्होंने रिएक्शन ले लिया, 2015 में उन्होंने उसी में जो अपना बोर्ड की थिंकिंग पब्लिश की थी उसी में अमेंडमेंट्स की और एक ड्राफ्ट निकाल दिया। Feedback from these documents informed the revised conceptual framework which was published in 2018। देखो, लाते लाते उनको 6 साल लग गए। 2012 में 2012 में उन्होंने सोचा कि इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो हमने इसको चेंज करना है। 2013 में उन्होंने क्यों चेंज करना है, क्या सोच रहा था बोर्ड आगे कुछ करने का, 2013 में वो पब्लिश कर दिया। जब उनको फीडबैक मिले फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2015 में अमेंडमेंट करके उसमें थिंकिंग में एक एक्सपोजर ड्राफ्ट फ्रेमवर्क का पब्लिश कर दिया। उसके बाद 2018 में फाइनली फीडबैक रिसीव होने के बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ। ठीक है, अब पर्पस क्या था इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का। द पर्पस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट द बोर्ड व्हेन डेवलपिंग न्यू IFRS स्टैंडर्ड्स, हेल्पिंग टू इंश्योर दैट दे आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट कंसेप्ट। जो हमारे कंसेप्ट चलते आ रहे हैं उन्होंने कुछ नया करने की नहीं सोची, जो कंसेप्ट हमारे चलते आ रहे हैं, जो हम ऑलरेडी अप्लाई करते हैं उनमें अप्लाई करने की सोची। प्लस preparers of financial statement when no IFRS standard applies to a particular transaction or when an IFRS standard offers a choice of accounting policy। देखो, ये क्रिटिसिज्म से पैदा हुआ ही पॉइंट है।
ठीक है। क्रिटिसिज्म में हमने अभी पढ़ा, उन्होंने ये कहा था कि जो हम मेजर नहीं कर सकते उसके रिलेटेड कोई गाइडेंस नहीं थी, जिसका मेजरमेंट क्राइटेरिया हमें नहीं दिया हुआ था उसके रिलेटेड कोई गाइडेंस नहीं थी। बट अब उन्होंने नए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या किया, नए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में उन्होंने आईएफआरएस स्टैंडर्ड अप्लाई ऐसे किए कि जो ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड आईएफआरएस कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, या आईएफआरएस चॉइस देते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में, उसमें क्या क्या करोगे तुम, ऑल पार्टीज व्हेन अंडरस्टैंडिंग एंड interpreting IFRS standards. The conceptual framework is not an accounting standard. It does not override the requirements in a particular IFRS standard. Objective of financial reporting. The conceptual framework states that the purpose of financial reporting is to provide information to the current and potential investors. Conceptual framework का main purpose ये क्या था कि as an investor या एज अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इन्होंने खाली इन्वेस्टर्स वर्ड यूज नहीं किया, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स दैट विल अनेबल देम टू मेक डिसीजंस अबाउट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू एन एंटिटी। देखो, एज अ यूजर ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस कर देना इज नॉट एनफ, ठीक है, मुझे उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होगी स्टैंडर्ड्स की, मुझे उसका कंपैरिजन करने के लिए दूसरी कंपनीज के साथ कुछ हेल्प चाहिए होगी मेरे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की। वही सारा इसमें बताया गया कि इन्वेस्टर्स, लेंडर्स या जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं वो किस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंफॉर्मेशन अपने लेने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे वो। अब नेक्स्ट, if investors, lenders and creditors are going to make these decisions, then they require information that will help them to assess an entity's potential future cash flows, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और लेंडर्स अगर डिसीजंस लेते हैं तो उन्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनको फ्यूचर कैश फ्लोज पता लगना चाहिए क्या क्या है कंपनी का, कंपनी फ्यूचर में कैश फ्लोज कहाँ से जनरेट करेगी, कहाँ से कैश आएगा, कहाँ पे कैश ज्यादा लगेगा इन फ्यूचर, ऐसी एक्टिविटी कोई प्लान कर रही है कंपनी, ठीक है, कि उसमें कैश रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो वो हम डिफाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप ऑफ द एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के तरफ मैनेजमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, किस तरह से यूज कर रही है, उसको एफिशिएंटली यूज कर रही है या नहीं कर रही, वो सब पढ़ेंगे। To assess an entity's future cash flows, user need information about economic resources of the entity, economic claim against the entity, changes in economic resources or claims। देखो, अब ये अगर इंफॉर्मेशन मुझे लेनी है तो मुझे तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी तीन चीजें? एंटिटी के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किन किन रिसोर्सेज की वजह से वो आगे इनकम जनरेट करेगी, क्योंकि रिसोर्सेज ही मुझे हेल्प करेंगे ना इनकम जनरेशन में, और इनकम जनरेशन से ही कैश फ्लो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एंटिटीज के अगेंस्ट क्लेम्स क्या क्या है जिनको वो सेटल करेगी इन रिसोर्सेज से। फिर उसके बाद इन फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से एंटिटी के रिसोर्सेज या इन क्लेम्स में कोई चेंज आएंगे, ठीक है। अब समरी ऑफ द कंटेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो हमें क्या क्या बताता है, क्या क्या इंक्लूड करता है। देखो, ये मेजरमेंट करता है किसकी, एलिमेंट्स की, ठीक है, एलिमेंट्स की, पहले उसको डिफाइन करता है, देन उसका रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताता है। और ये एलिमेंट्स किसके होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिसके उन्होंने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं और यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या क्या डिराइव कर सकते हैं हम इसमें से। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में क्या क्या आएगा, कौन सी आइटम्स एग्रीगेट होंगी, कौन सी आइटम्स इंक्लूड होंगी, और ओसीआई क्या होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस कैसे करेंगे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मेरा बताता है क्या क्या फाइनेंशियल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। देखो,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया है, वो ना रेलेवेंट होनी चाहिए। कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स के डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं रिक्वायर्ड है, वो नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिजनेस एज ए होल बहुत वाइड एरिया है, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, जो हमें लगता है कि यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, इन सबके डिसीजंस को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे यूजर्स आ जाएंगे। ठीक है, उनके डिसीजंस को चेंज करेगी, वो रेलेवेंस क्राइटेरिया डिसाइड होगा। उसके बाद फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे ये पता लग गया कि सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स ही मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके आनी है। अब उन रेलेवेंट आइटम्स को किस तरह से मुझे डिस्क्लोज करना है, वो आ गया मेरा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, अब मान लो कंपनी ने अपने शेयर इश्यू करते वक्त अपने प्रोस्पेक्टस में ये लिख दिया, द कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड फॉर लास्ट 3 years, बट एक्चुअली में वो डिविडेंड फ्री रिजर्व में से डिक्लेयर कर रही थी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिसलीडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एज अ लेमैन या एज अ इन्वेस्टर, जब मैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस को रीड करूंगी, तो क्या होगा, मुझे पता लगेगा, अच्छा लास्ट 3 ईयर से डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, बट ये नहीं पता कि कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट में से डिक्लेयर नहीं कर रही, अपने फ्री रिजर्व में से डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और उसका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ओके, relevance and faithful representations are the fundamental characteristics of useful financial information. Relevance. Relevant information will make an impact on the decision made by the users of the financial statements. ये मैंने already discuss कर दिया आपके साथ कि रेलेवेंस जो है मुझे ये बताएगी कि डिसीजन कैसे कैसे लिया जा सकता है, डिसीजन कैसे कैसे इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स का। रेलेवेंस रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू कंसीडर मटेरियलिटी, कौन सी आइटम्स मटेरियल है, कौन सी आइटम्स नहीं मटेरियल, वो मुझे रेलेवेंस का पता लगेगा। एन आइटम इज मटेरियल इफ ओमिटिंग, मिसस्टेटिंग एंड ऑब्स्क्यूरिंग इट वुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स। ठीक है, अगर वो इकोनॉमिक डिसीजन को if omitting misstatement or obscuring it would influence the economic decisions of the users, अगर ये relevant information मैं omit कर देती हूँ या misstate कर देती हूँ, तो ये मेरा users of financial statements का economic decision जो है वो change कर देगी। ठीक है, faithful representation. Faithful representation of a transaction would represent its economic substance rather than its legal form. देखो, मुझे एक ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस से मतलब होता है जब एज एन इन्वेस्टर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रही हूँ। ठीक है, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्यू कर रही हूँ, तो मुझे उसकी सब्सटेंस की फॉर्म से पता मतलब होता है, लीगल फॉर्म से मतलब नहीं होता मुझे भाई। A perfectly faithful representation would be complete, neutral, free from error. जिसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कंप्लीट होगी, न्यूट्रल होगी और एरर फ्री होगी, उस केस में ही मेरा माना जाएगा कि वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। The board note that is not fully achievable, but these qualities should be maximized. देखो, अब ये क्वालिटीज ऐसी हैं जो हो सकता है एंटिटी फुली अचीव ना कर पाए, बट एट मैक्सिमम होनी चाहिए, एट मिनिमम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, when preparing financial reports, preparers should exercise prudence. Prudence means that assets and incomes are not overstated and liabilities and expenses are not understated. However, this does not mean that assets and liabilities should be purposefully understated or liabilities and expenses purposefully overstated. Such intentional misstatements are not neutral. देखो, अब जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रिपेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम एसेट्स, लायबिलिटीज या इनकम एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कर दें फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, हमने क्या करना है, इंटेंशनली भी नॉन इंटेंशनली भी न्यूट्रल रहना है हमने। ठीक है, इनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अब थे ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्रीज करेंगे। अब है इनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? In addition to fundamental qualitative characteristics, there are 4 enhancing qualitative characteristics. सबसे पहले comparability. Investor
हमेशा अपना डिसीजन कंपेयर करके लेगा, मार्केट से कंपेयर करेगा और उस बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेगा। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कंपेरेबल होनी चाहिए। इन्वेस्टर शुड बी एबल टू कंपेयर एन एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ईयर ऑन ईयर एंड वन एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अदर। टाइमलीनेस, ओल्डर इंफॉर्मेशन इज लेस यूजफुल। देखो, जितनी ज्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या अपने जो हमारा इन्वेस्टर है, जितना ज्यादा हम डायनामिक होंगे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, चेंज होते जाएंगे, जल्दी जल्दी स्विच करते जाएंगे इंफॉर्मेशन में, उतना ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। Next, variability. Knowledgeable users should be able to agree that a particular depiction of a transaction offers a faithful representation. ठीक है, verifiability. वेरीफाइबिलिटी मतलब कि हमारे रिजल्ट्स जो है ना वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। ठीक है, एक इन्वेस्टर्स को पता लग जाना चाहिए, अच्छा ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है और इसमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। Understandability, information should be presented as clearly as concisely as possible। मतलब बहुत ज्यादा हमने बिखेरनी नहीं है इंफॉर्मेशन, कंसाइज रखनी है, क्लियर रखनी है और रेलेवेंट रखनी है। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कंट्रेंट्स। प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टेक टाइम एंड कॉस्ट। टाइम, कॉस्ट एंड मनी, तीनों चीजें लगती हैं, टाइम भी है, कॉस्ट भी लगेगी, मनी भी लगेगी। When developing IFRS standards, the board assesses whether the benefits of reporting particular information outweigh the cost involved in providing it। देखो, अगर तो हमें इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है इसके बेनिफिट से, तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, IFRS 16 leases which replaced IAS 17 leases। पहले IAS 17 था लीजेस का हमारे पास, अब IFRS 16 आया। Radically changed lessee accounting by requiring all lessees to recognize an asset and liability at the inception of a lease. However, IFRS 16 did not change the accounting treatment of lessees by lessors. This was because most shareholders did not believe that the requirements relating to lessors in IAS 17 were broken. The perceived time and cost involving in implementing substantial changes to lesser accounting was therefore believed to be outweighed. अब देखो, जो IAS 17 को रिप्लेस करके स्टैंडर्ड आया हमारा IFRS 16, उसमें कहा गया कि उन्होंने लेसर की अकाउंटिंग चेंज नहीं की, लेसी की अकाउंटिंग चेंज कर दी। नए वाले स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, एक तरफ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरी साइड ROU एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले वाले स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या हुआ, अब बोर्ड ने लेसर की अकाउंटिंग चेंज क्यों नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि लेसर की अकाउंटिंग चेंज करने की बजाय उसके बेनिफिट्स मुझे लो पड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए चेंज नहीं हुई। Next है financial statement and the reporting entity. The conceptual framework notes that the financial statement are a particular type of financial report. ठीक है, conceptual framework notes that financial statements are a particular type of financial report. Financial statement अपने आप में ही एक financial report की तरह है। The purpose of financial statement is to provide information to users about an assets, liabilities, equity, income और expenses. Financial statements मुझे बताती हैं कि on a particular date या during the year मेरी कितनी income और expenses हुए और at a particular date मेरी equity की वैल्यू क्या है, liability की क्या है और assets की वैल्यू क्या है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अदर स्टेटमेंट सच एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स। Financial statements are prepared on the assumption that the entity is going concern. Financial statements हम हमेशा उस assumption पे prepare करते हैं कि entity going concern है। This means that it will continue to operate for foreseeable future. Going concern का मतलब, गोइंग कंसर्न अप्रोच का मतलब कि एंटिटी जो है वो फोर्सिएबल फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी। एंटिटी का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है एंटिटी की कि वो आगे आने वाले 1 या 2 साल में या इन शॉर्ट टर्म फ्यूचर में वो अपने आप को लिक्विडेट करेगी। If this assumption is not accurate, then the financial statement should be prepared on different basis. जिस साल, जिस ईयर में हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी गोइंग कंसर्न assumption ब्रेक हो जाएगी ना,
उस ईयर में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अच्छा, हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन लेके कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखते। अब द रिपोर्टिंग एंटिटी, अ रिपोर्टिंग एंटिटी इज वन दैट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है आइदर थ्रू चॉइस और लीगल रिक्वायरमेंट, उसको मैं रिपोर्टिंग एंटिटी कहती हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस फॉर 2 or more entities that are not parent or subsidiary are called combined financial statement। देखो, अब आपने एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने क्या पढ़ा था कि हमारी एंटिटी हमारे ग्रुप में एक पेरेंट होता है और एक सब्सिडरी होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पेरेंट प्लस सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। ठीक है, लाइन बाय लाइन सारे एसेट्स ऐड होते थे। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं 2 or more एंटिटीज की, जो कि पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप उसमें नहीं है, मैं उसको कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहती हूँ बजाय की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। It can be difficult in these circumstances to determine the boundary of the reporting entity. Note that the conceptual framework does not stipulate how or when to prepare combined financial statement, although the board may develop a standard this issue in the future. अब हमें इस लाइन में बता रहे हैं वो कि ऐसा कोई उन्होंने स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाया अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कि हमने कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर करनी है, बट हो सकता है बोर्ड इन फ्यूचर इसके रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड इशू कर दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर अ रिपोर्टिंग एंटिटी दैट कंप्राइजेस पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज आर कॉल्ड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब जो मैंने पेरेंट सब्सिडरी के रिलेशनशिप के अंडर बनाई है। ठीक है, these financial statements show the parent and its subsidiary as a single economic unit। single economic unit वर्ड यूज किया उन्होंने, single entity वर्ड यूज नहीं किया, यानी कि उनकी जो लीगल फॉर्म है वो इंडिविजुअल एंटिटी ही रहेंगी। इंडिविजुअली लीगैलिटी में पी अपनी जगह है और एस अपनी जगह है, बस एक इकोनॉमिक यूनिट, एक ग्रुप शो करने की कोशिश की है मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। This information is important for investors in the parent because their economic returns are dependent on distributions from the subsidiary to the parent. Unconsolidated financial statement also provide useful information to investors in a parent company, but they are not a substitute for information provided in consolidated financial statement। देखो, जो unconsolidated financial statements होती है ना, ठीक है, वो इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती इन्वेस्टर्स को पेरेंट के बजाय कि वो स्टेटमेंट्स जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती हैं। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं एज ए ग्रुप के जो रिजल्ट्स अचीव हुए हैं थ्रू द ग्रुप मेंबर्स वो बताती हूँ। ठीक है, अब द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स क्या क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी की पोजीशन बताते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि इनकम और एक्सपेंसेस हैं हमारे। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स है हमारे एसेट्स। अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एसेट का मतलब ऐसा रिसोर्स, ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये मुझे इनकम जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो जिसका कंट्रोल है एंटिटी के पास कुछ पास्ट इवेंट की वजह से। अब इकोनॉमिक क्लेम में दो चीजें आ जाती हैं, लायबिलिटी और इक्विटी। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन यूज नहीं किया उन्होंने। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अगर फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता तो वो कॉन्टिजेंट या प्रोविजंस में जाता। ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब एसेट में मेरे पास इकोनॉमिक रिसोर्स था, ठीक है, और मेरे पास लायबिलिटी में क्या है? मेरा ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स मैं होल्ड कर रही थी एसेट में, अब लायबिलिटी में वो ऑब्लिगेशन है कि मुझे इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है फ्रॉम द पास्ट इवेंट, ऐसा कुछ पास्ट इवेंट की वजह से। ठीक है,
एसेट्स देख लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटीज देख लिया क्या होते हैं, उसके बाद इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब मेरा बचा कुचा इंटरेस्ट जो एंटिटी में रहता है, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है उसके बाद चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखो, जो इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज में या मेरे ऑब्लिगेशंस यानी कि क्लेम्स में चेंजेस होंगे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से होंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब मेरी इनकम या मेरी एक्सपेंसेस। इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज टू इक्विटी। ठीक है, इसकी वजह से इनकम आई। अगर एसेट लायबिलिटी, एसेट में इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज टू इक्विटी, जिसकी वजह से मेरा इक्विटी यानी कि जो प्रॉफिट हुआ इसमें वो ऐड हो गया इक्विटी में, इक्विटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस को इंक्लूड नहीं कर लेना। ठीक है, एक्सपेंसेस। डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन डिक्रीज टू इक्विटी। एक्सपेंसेस का मतलब कि मेरी लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, सॉरी लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं या एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, और इसका इफेक्ट जा रहा है कि इक्विटी, मेरी इक्विटी वाला जो पार्ट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस टू इक्विटी होल्डर्स। अदर चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर कोई किए हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस किए हैं इक्विटी होल्डर को या एसेट्स की एक्सचेंज लायबिलिटी की है। देखो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज या क्लेम्स में, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में या क्लेम्स में चेंजेस कब नहीं आए, कब कब आएंगे ये हमने देखा, इनकम और एक्सपेंसेस से आ सकते हैं। दूसरी बात, अंदर चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स कुछ और चेंजेस आते हैं, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस की, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव की इक्विटी होल्डर से या डिस्ट्रीब्यूशन की, डिविडेंड्स दिए। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऐसी एसेट्स और लायबिलिटीज जो कि इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती इक्विटी को, वो भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स को चेंज कर देगी। एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब मेरे पास कुछ ऐसा राइट्स है जिसकी वजह से मैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकती हूँ। रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन, items are only recognized in the financial statement if they meet the definition of one of the element। देखो, ये मैंने आपको लास्ट इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि हम हर एक स्टैंडर्ड में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और डिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट क्राइटेरिया डिस्कस किया हुआ है अपने एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के उसमें सब्जेक्ट में। उसमें हम क्या देखते थे, आईएएस 16 पढ़ रहे हैं अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, उसका अलग अपना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। आईएएस 40 पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स का, तो उसका अपना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तभी हम सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करते थे। ठीक है, अब वो यही कह रहे हैं कि आइटम्स तभी रिकॉग्नाइज होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर वो डेफिनेशन मीट करेंगी उसकी एलिमेंट्स की, किसकी, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की। However, not all items meet these definitions are recognized. Items are recognized if the recognition provides users with useful financial information। देखो वही बात आ गई, वही उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पे बेस्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा था वही आ गया। अगर एक एलिमेंट है उसको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तभी रिकॉग्नाइज करूंगी जब वो रेलेवेंट है और उसकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब recognition might not provide relevant information if there is uncertainty over the existence of element or if there is low probability of an inflow or outflow of economic resources। ठीक है, तो इन्होंने ये रेलेवेंट का क्राइटेरिया आपको दे दिया कि एक इंफॉर्मेशन रेलेवेंट कब मानी जाती है, तब मानी जाती है जब एक एलिमेंट की इनफ्लो आउटफ्लो की, इकोनॉमिक रिसोर्स को इनफ्लो या आउटफ्लो करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत लो है। ठीक है, अब या वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ एन एलिमेंट माइट नॉट प्रोवाइड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो रेलेवेंस का हमने पढ़ लिया लास्ट, अब हमने पढ़ना है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एक एलिमेंट की कब नहीं होती, इफ देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरा वो पर्टिकुलर एलिमेंट आइदर इट इज एन एसेट और इट इज एन लायबिलिटी,
जब भी मुझे पता ही नहीं है किस बेसिस पे मेजर मैं कर रही हूँ, मुझे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है मार्केट से, तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगी कि उसकी मेजरमेंट सही है या नहीं है। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है बहुत, ठीक है। Judgment is required in deciding if recognition of an element is appropriate. This is why specific recognition criteria vary from IFRS standard to another. हर एक अपने IFRS का अलग recognition criteria होता है. If an asset or liability is not recognized, disclosures may be required to ensure users fully understand the reporting entity's economic transaction and the implication that these may have on future अर्निंग्स एंड फ्यूचर कैश फ्लोज। अब अगर एसेट, कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं रिकॉग्नाइज की है, किसी लिए या तो वो रेलेवेंट नहीं है या फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती उसकी, तो मुझे उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं कर दूंगी, ठीक है। टू फुली अंडरस्टैंड द रिपोर्टिंग एंटिटीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड द इम्प्लीकेशन दैट दीज में हैव ऑन द फ्यूचर अर्निंग्स एंड फ्यूचर कैश फ्लोज। नेक्स्ट है आपका डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन इज द रिमूवल ऑफ सम और ऑल ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डी रिकॉग्निशन का मतलब हुआ कौन से सर्कमस्टांसेस में कितनी वैल्यू पे मैं कोई पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी अपनी डी रिकॉग्नाइज करती हूँ। This is normally when the entity loses the control of the asset or has no present obligation from the liability। देखो, मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीजें रिकॉग्नाइज की हैं, कौन सी, एक एसेट और एक लायबिलिटी, ठीक है। एक पर्टिकुलर एसेट को रिकॉग्नाइज कब करती हूँ, देखो एसेट को रिकॉग्नाइज करने का मेरा क्राइटेरिया क्या था कि मुझे एक स्पेसिफिक राइट मिला था जिससे मैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स गेन कर सकती थी, बट अब मैंने उस राइट पे कंट्रोल अपना खो दिया, ठीक है, तब मैं वो पर्टिकुलर एसेट डी रिकॉग्नाइज कर दूंगी। दूसरी बात, अब आ गई लायबिलिटी की बारी। लायबिलिटी का मतलब मेरा कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, जिस ऑब्लिगेशन की वजह से मैं क्या कर रही थी, अपना लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रही थी, अब वो ऑब्लिगेशन नहीं रहा, यही वो कह रहे हैं, लूजेस कंट्रोल ऑफ द एसेट और द हैज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर द लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर डी रिकॉग्निशन शुड फेथफुली रिप्रेजेंट द चेंजेस इन एन एंटिटीज नेट एसेट्स as well as any assets or liabilities retained। Obviously अगर मैं किसी भी चीज को डी रिकॉग्नाइज कर रही हूँ तो मुझे एंटिटी के नेट एसेट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। This is achieved by de-recognizing any transferred, expired or consumed component, recognizing gain or loss। अब उस de-recognize करते वक्त मुझे सबसे पहले तो उसकी वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटानी पड़ेगी। जब मैंने वो वैल्यू हटाई, जो भी गेन और लॉस हुआ उसको रिकॉग्नाइज करोगे और जो बचा हुआ कंपोनेंट उसका रह गया उसको। देखो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि मान लो आपकी एक पेरेंट एंटिटी है, मान लेते हैं एक पेरेंट एंटिटी है और एक सब्सिडरी है। पेरेंट के पास सब्सिडरी का 80% शेयर है और एनसीआई 20 हो गया इसका मतलब, ठीक है, 100 माइनस 80 20 हो गया। अब क्या हुआ, अब हम ये मान के चलते हैं कि पेरेंट ने सब्सिडरी की कुछ इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, इसका मतलब उसके पास जो हमारा शेयर हो गया वो रिड्यूस हो गया। हम ये मान लेते हैं कि पेरेंट ने 20% शेयर सेल कर दिया सब्सिडरी का, इसका मतलब अब पेरेंट का शेयर 60 हो गया और एनसीआई का शेयर बढ़ गया 40। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, एक तो डी रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे मुझे उतना शेयर, 20% शेयर। दूसरी बात, एनसीआई के शेयर को इंक्रीज करना पड़ेगा। थर्ड इफेक्ट, जो रिटेन कंपोनेंट रह गया उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा, प्लस इसमें कोई गेन और लॉस हुआ है तो वो भी उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, ठीक है। डी रिकॉग्निशन का कंसेप्ट पता लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, sometimes an entity might appear to have transferred an asset or liability, however de-recognition would not appropriate if exposure to variations in the elements economic benefit is retained। देखो, मैंने आपको भी बताया कि हम डी रिकॉग्निशन तब करते हैं
जब एंटिटी के पास उस एसेट को या उस लायबिलिटी का ऑब्लिगेशन नहीं रहता, प्लस या उस एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट का जो राइट है वो उसके पास नहीं रहता। बट अब देखो कई बार क्या होता है, उन राइट्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है, तब उस केस में अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि हम उसको एसेट या लायबिलिटी को हम डी रिकॉग्नाइज कर दें, ठीक है। हम अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं जैसे कि सिचुएशन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डी रिकॉग्निशन का एग्जांपल उन्होंने लिख लिया है, जैसे एंटिटी सेल्स अ बिल्डिंग फॉर 2 million एंड रिटेन्स द राइट टू बाय इट फॉर बैक फॉर 3 million आफ्टर 5 years, इन 5 years टाइम, सॉरी 2 million की बिल्डिंग अभी बेच दी और राइट रिटेन कर लिया कि अगले 5 साल में मैं 3 million की ये खरीद सकती हूँ। एट द डेट ऑफ सेल द बिल्डिंग हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 7 million, प्रॉपर्टी प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, द एंटिटी डज नॉट डी रिकॉग्नाइज द बिल्डिंग फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, the entity has not lost control over the building because its ability to buy the building back। अब देखो देखने में तो ये ट्रांजैक्शन ऐसी लग रही है कि मेरे पास मैंने बिल्डिंग सेल कर दी, राइट रहा नहीं तो मैं क्या करूंगी, इसको डी रिकॉग्नाइज कर दूंगी। बट अगर मेरे पास बिल्डिंग को यूज करने का राइट नहीं है, बट मेरे पास बिल्डिंग को खरीदने का राइट तो है, जो कि इक्विवेलेंट है राइट ऑफ यूज के इन 5 years, इसका मतलब क्या हुआ, मैं डी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी, ये लॉस्ट कंट्रोल नहीं है बिल्डिंग पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट पे। when recognized in the financial statements, element must be quantified in the monetary terms। obviously जो हमारी financial statements बनती हैं वो इसी assumption पे बनती हैं, हम सब कुछ quantify करते हैं, इन numbers लेके आते हैं, numericals में लेके आते हैं, तो obviously जो भी मैं element recognize कर रही हूँ वो quantifiable होना चाहिए। the conceptual framework outlines the broad measurement basis, historical cost या current value। current value मतलब देखो एक तो हम जो एलिमेंट रिकॉग्नाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रीड किया होगा या पढ़ा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजर करती थी। जैसे मैंने एक बार अपने एसेट को कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लिया, उसमें से हर साल माइनस करती जाती थी डेप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट को आगे लेके जाती थी, ठीक है। अब करंट वैल्यू क्या कहती है, करंट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि मैं फेयर वैल्यू यूज कर रही हूँ, मार्केट में जा रही हूँ, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोन टू मार्केट कर रही हूँ, कितनी फाइनेंशियल मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स कितना इफेक्ट हो रहे हैं, किससे, मार्केट से। वैल्यू इन यूज या करंट कॉस्ट क्या है, ठीक है। अब सिलेक्टिंग अ मेजरमेंट बेस, मेजरमेंट करते वक्त मुझे मेजरमेंट बेस सिलेक्ट करना है, कैसे, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यूजर्स बाय द मेजरमेंट बेस मस्ट बी यूजफुल, इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी रेलेवेंट और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बार बार वो इस बारे में बात करते जा रहे हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अगर आप मेजरमेंट क्राइटेरिया भी यूज कर रहे हो तो वो रेलेवेंट होना चाहिए, उसकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। When selecting a measurement basis, the conceptual framework states that relevance is maximized if the following are considered: characteristics of assets or liability, the ways in which the assets or liability contribute to future cash flows। देखो जब भी हम किसी एसेट को या लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब भी मैं किसी एसेट को या लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रही हूं तो मुझे क्या कंसीडर करना है, उस एसेट लाइबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस कि वो क्या क्या राइट्स हैं मेरे पास उस एसेट्स के रिलेटेड, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और उससे रिलेटेड एसेट लाइबिलिटी मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज को किस तरह से इफेक्ट करेगी। तो इससे क्या होगा, मेरी रेलेवेंस जो है ना, जो मेरा बेसिक मेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। दिस अप्लाइज टू द बोर्ड व्हेन डेवलपिंग और रिवाइजिंग एन आईएफआरएस स्टैंडर्ड, इट आल्सो अप्लाइज टू प्रिपेयरर्स ऑफ द फाइनेंशियल व्हेन अप्लाइंग एन आईएफआरएस स्टैंडर्ड दैट परमिट्स अ चॉइस ऑफ मेजरमेंट बेसिस। अब देखो अगर कोई स्टैंडर्ड हमें चॉइस देता है मेजरमेंट बेसिस में तो हमें क्या हो जाएगा, जो रेलेवेंट है हम वही करें। रेलेवेंस कैसे डिसाइड होगी, एसेट लायबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है, डन हो गया। अब नेक्स्ट IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफर्स अ चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी।
माइट मिस्ड माइट चूज द फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। हमने अपने एफआर में 2 मॉडल्स पढ़े थे, फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल क्या कहता था कि आपने हर ईयर में फेयर वैल्यू को कंपेयर करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेजर करना है। और कॉस्ट मॉडल में क्या पढ़ा था कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को बेस्ट मैचेस द रेंटल इनकम जनरेटेड विद द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब कि जो डेप्रिसिएशन बेस लगाते थे उसमें रेंटल इनकम जितनी आई उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट पड़ रही है उसको रिकॉग्नाइज कर दो, ये कॉस्ट मॉडल कहता था। फेयर वैल्यू मॉडल कर क्या कहता था, फेयर वैल्यू मॉडल ये कहता था फ्यूचर में कैश फ्लोज जितने आएंगे ना उस हिसाब से अभी की प्रेजेंट वैल्यू बता दो। ठीक है, note that MIST might have no intention of selling the asset but still conclude fair value model provides most relevant information। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के ज्यादा पास होता है। जितना ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी मार्केट के चेंजेस को एब्जॉर्ब कर लेंगी ना, ऑल्दो मार्केट बहुत डायनेमिक है, इसके सारे चेंजेस को एब्जॉर्ब करना नॉट पॉसिबल, बट जितनी ज्यादा मार्केट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्केट से प्रोन होगी ना उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, दिस माइट बी बिकॉज इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्राइसेस विल अनेबल मिस टू चार्ज हायर रेंटल्स टू टेनेंट्स दस कंट्रीब्यूटिंग टू जनरेटर कैश फ्लोज। जैसे जैसे आपको पता लग जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं, आप अपने रेंटल्स को भी एडजस्ट कर लोगे, और अगर इंक्रीज हुई होगी तो हम अपने रेंटल्स को इंक्रीज करके कैश फ्लोज इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, presentation and disclosure. Effective presentation and disclosure is a balance between allowing entities to flexibly report relevant information about their financial performance and positioning and requiring information that enables comparison to drawn and on-year basis with other entity। देखो, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो एंटिटी है ना उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे प्रेजेंट करो, ऐसे डिस्क्लोज करो उसमें इंफॉर्मेशन कि मैं ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर कर सकूं अपनी एंटिटी के साथ प्लस दूसरी एंटिटी के साथ भी कंपेयर कर सकूं। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का मीनिंग ये होता है। ठीक है, The board believes that entity-specific information is more useful than standardized description। जो entity के लिए specific information है ना वो ज्यादा beneficial है as compared to standardized information। आप standardized format में information दे दोगे, लेकिन उसके लिए क्या हुआ, entity के जो specific information है वो भूल जाओगे, relevance criteria गया। ठीक है, अब duplicate makes financial information less understandable। Classification of an asset or liability into separate components may provide relevant information if the components have different characteristics। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम एसेट लाइबिलिटी का? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देती है। देखो, अब आपने पढ़ा था कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कुछ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या था, जिसमें इक्विटी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लाइबिलिटी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें क्या करते थे हम, कुछ पार्ट इक्विटी में क्लासिफाई कर देते थे, कुछ पार्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्लासिफाई कर देते थे। अब वो कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी सेपरेट कंपोनेंट से इसमें फायदा क्या होगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। Offsetting classifies dissimilar items together and is therefore generally not appropriate। देखो, अब क्या हुआ, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक जगह फाइनेंशियल एसेट्स में फाइनेंशियल एसेट्स भी दिख रहे हैं और लाइबिलिटीज में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी दिख रही हैं। ठीक है, दोनों चीजें दिख रही हैं। अगर तो वो सेम एंटिटी से हैं, अगर तो वो सेम एंटिटी से हैं, सेम पार्टी से हैं, तब तो उसको हम ऑफसेट कर सकते हैं। अगर वो अलग अलग पार्टी से है तो अब खुद सोचो, वो कहीं ना कहीं मेरा जो पर्पस है उन दोनों को शो करने का, उन दोनों को अलग अलग करने का, वो डिफीट हो जाएगा। मुझे ये नहीं पता लगेगा कि 10 लाख की फाइनेंशियल एसेट्स मैंने किसी कंपनी के ले रखे हैं, उसके अगेंस्ट सिर्फ 2 लाख के किसी और कंपनी के ले रखे हैं। यही वो कह रहे हैं कि अगर आपने ऑफसेटिंग करनी है और वो डिसिमिलर नेचर की कर रहे हो तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब, एग्रीगेशन रेफर्स टू एडिंग टुगेदर ऑफ आइटम्स दैट हैव शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
मैंने क्या किया, जिन आइटम्स के करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे, शेयर किए हुए थे आपस में, मैंने उनको एग्रीगेट कर दिया। एग्रीगेशन इज यूजफुल बिकॉज इट समराइजेज इंफॉर्मेशन दैट वुड अदरवाइज बी एट टू डिटेल्ड। ठीक है, अब मुझे अपने क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स में मैंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ये पढ़ा कि मेरी इंफॉर्मेशन कंसाइज और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एग्रीगेशन इसको अचीव करने में मदद करेगा। एग्रीगेशन इसको अचीव करने में कैसे मदद करेगा? समराइजेज इंफॉर्मेशन दैट वुड अदरवाइज बी टू डिटेल, जो बहुत ज्यादा डिटेल देंगे ना तो उतना ही ज्यादा मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइड लगेगी, इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में मदद नहीं करेगी। वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पजल हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरी एंटिटी में इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एग्रीगेशन जो है वो इस प्रिंसिपल को, कंसाइज का और रेलेवेंट को मैक्सिमाइज करती है। Different levels of aggregation will be required throughout the financial statements. For example, the statement of profit or loss may be heavily aggregated but accompanying disclosure notes. इसके related मुझे disclosure notes देने हैं। Clear हो गया? चलो, next. Profit or loss and other comprehensive income. The conceptual framework states that profit or loss is the primary source of information about an entity's financial performance. As such, income and expenses should normally be recognized in this statement. When developing or revising standard, the board notes that it might require an income or expenses to be recognized in OCI if it results from remeasuring an item to current value. And if this means that profit or loss provides more relevant information or faithful representation. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है उसके बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग 2 पे। अंडरस्टैंडिंग 2 करते हैं, उसमें देखते हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब अंडरस्टैंडिंग 2 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने हमसे क्या पूछा है। क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटली करेंसीज दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ए सेंट्रल बैंक। Some businesses now accept cryptocurrencies in place of traditional currencies. Basically ये ट्रेडिशनल मॉडर्न करेंसी है, न्यू करेंसी है जो कि हम डिजिटली ऑपरेट करते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से मतलब जो खरीद के। द मार्केट प्राइस ऑफ ए करेंसी इज हाईली वोलेटाइल, चेंज होता रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टर्स कैन अर्न लार्ज रिटर्न्स बाय बाइंग इन क्रिप्टो करेंसीज ऑन एन एक्सचेंज जब प्राइस लो होता है, और इसको सेल करके वो हाई प्राइस से प्रॉफिट अचीव कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये इस लाइन में ये कहना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट्स होगी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज हैव प्रूव्ड problematic with regards of financial reporting because they do not seem to fall within the scope of issued IFRS और IAS standard. देखो, जो भी अब तक हमारे IFRS या IAS स्टैंडर्ड इश्यू हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी उसमें से किसी में भी फॉल नहीं करती। अब क्या हुआ, अब मेरे पास इश्यू क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं रिकॉग्नाइज कैसे करूं इसको। As such, preparers of financial statement must use the conceptual framework to devise an accounting treatment. ठीक है, अब conceptual framework में इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट दिया हुआ है वो हमसे क्वेश्चन में मांगा। ठीक है, अब देखो इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ आपके आंसर में। One of the purpose of conceptual framework is to assist preparers of financial statement when no IFRS standard applies to a particular transaction. Conceptual framework मेरा आया ही इसीलिए था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन का मुझे नहीं बताया हुआ ट्रीटमेंट अपने IFRS स्टैंडर्ड में, तो मैं उसको ट्रीट कर सकूं। The definition of an asset in conceptual framework is an economic resource controlled by an entity from past event. अब देखो यहाँ पे उन्होंने conceptual framework के व्यू पॉइंट से ये बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक तरह से मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि मेरा पास्ट इवेंट से आया है। Cryptocurrencies meet this definition because it can be traded or used to buy goods and therefore potential of producing economic benefits, जो कि मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब ही यही होता है कि जिसकी वजह से मैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपने डिराइव करती हूँ और जो यूज होंगे गुड्स बाय करने के लिए।
Items should be considered in the financial statement if they meet the definition of an element and if recognition provides relevant information and faithful representation. बार 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 इस चैप्टर में वो एक ही जगह पे घूमी जा रहे हैं कि relevant information प्रोवाइड करता है और faithful representation देता है, तभी एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करो. If cryptocurrencies is traded, then information about such investments will help users when assessing entities' future cash flows. अब एज एन इन्वेस्टर, एज अ लेंडर, मुझे पता लगेगा कि एंटिटी के जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो इससे चेंज हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज की इन्वेस्टमेंट से. सो रिकॉग्निशन इज अप्रोप्रिएट. When measuring element, the conceptual framework outlines to या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर लो, जिसपे हमने खरीदी थी उसी पे वैल्यू कर दो, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो कॉस्ट आ रही है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने की, या इसके अगेंस्ट कोई भी कॉस्ट जनरेट करी है उसको हर साल रिकॉग्नाइज करते जाओ, या करंट वैल्यू पे कर दो. करंट वैल्यू मतलब जो वैल्यू इन यूज है या फेयर मार्केट वैल्यू है अपनी, ठीक है, क्लियर हो गया. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, क्रिटिसिज्म ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. However, users are increasingly critical of the very nature of financial reporting. As a result, new forms of financial reporting have emerged, which are discussed later in this text. ठीक है, कुछ देखो हर एक चीज के criticisms होते हैं, उन criticisms को consider करके ही हमारा new framework आया था, और उसके कुछ criticisms जो हैं वो हम discuss करेंगे later. Historical information. The statement of profit or loss shows the performance of an entity over the past reporting period. However, investors are more interested in future profits. Moreover, by the time financial statements are published, the information presented will be several months out of date. सिंपल है. देखो मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट या अपनी फेयर वैल्यू मॉडल, दो मॉडल्स पढ़े थे हमने, कौन कौन से, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल. आपके एफआर के सब्जेक्ट में हमने दो मॉडल्स पढ़े थे, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल. कॉस्ट मॉडल ये कहता था जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना उस पे मेजर कर दो, बट ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कई बार इतनी रेलेवेंट नहीं होती यूजर्स के लिए. दूसरी रीवैल्यूएशन मॉडल जो मार्केट से है, जो मार्केट से ही अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होते होते तक ये भी आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है. Unrecognized assets and liabilities. Some assets and liabilities are not recognized in the financial statement prepared using IFRS standards, such as internally generated goodwill. A company's reputation and its employees' skill play a pivotal role in success, but these are unpresented on the financial statements. ये फिर भी unpresented रहते हैं. Clutter. Financial reports have been criticized in the recent years for becoming increasingly cluttered as a result of extensive disclosure requirements. देखो मैंने अभी हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में कि मेरे फाइनेंशियल एसेट्स या लाइबिलिटी जिनको मैं मेजर नहीं कर पाती उनके बारे में डिस्क्लोजर दे देती हूँ, तो इस तरह से बहुत सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बन गई. These disclosures can vary generic and they make it harder for the user to find relevant. अब देखो डिस्क्लोजर में बहुत सारे डिस्क्लोजर दे रखे हैं, तो यूजर नहीं समझ पाता कि कौन सा डिस्क्लोजर इसमें रेलेवेंट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है, इन थ्योरी हो जाता है, ठीक है. फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. Current and past profits and cash flows are not the only determinant of future success. Long-term success is also dependent on how entity is governed, the risk to which it is exposed, and how well these are managed, and whether its business activities are sustainable into medium and long-term. Financial statements prepared in accordance with IFRS say little about these areas. देखो अब वो ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी वो फ्यूचर से रिलेटेड बहुत कम होती हैं, वो डिक्टेट करती हैं पास्ट और प्रेजेंट को, लेकिन एक इन्वेस्टर ऑलवेज फ्यूचर को डिक्टेट करना चाहता है, ठीक है, कि फ्यूचर बनाना चाहता है एंटिटी का क्या होगा, जो कि हमारी आईएफआरएस यहाँ पे लैक कर रहे हैं. एस्टिमेट्स. Financial reporting uses many estimates. Estimates are subjective and could be manipulated in order to achieve
targets. The subjective nature of estimate reduces comparability between companies. The statement of cash flows somewhat compensates for the impact of accounting estimates. However, the cash position can also be window dressed. Okay. अब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे एस्टिमेट्स बनते हैं. एस्टिमेट सब बनते हैं, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन एस्टिमेशन बेस्ड है, पूरी एसेट की लाइफ एस्टिमेट कर दी. ठीक है. अब क्या होता है कि इन एस्टिमेट्स को मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ ताकि मैं डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकूं. ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव कर सकूं. बट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट समवट इसको कोशिश करता है कम करने की. क्यों? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे जो एस्टिमेशन पे बेस्ड होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस कह के एलिमिनेट कर देते हैं हम उसको. ठीक है. तो बट कैश भी विंडो ड्रेस्ड हो सकता है. ठीक है. Professional judgment. Financial reporting requires judgment. For example, judgment is required by lessors when classifying a lease as a finance lease or operating lease. Subjective decisions are reduce comparability and increase of the list of buyers. Use of historical costs. Some accounting standards such as IAS 16 property plant and equipment historical cost measure use करते हैं. In times of rising prices, the statement of profit or loss will not show sustainable level of profit. देखो, historical cost को हमारी historical cost को de-recognize करके, सॉरी, historical cost को criticize करके ही हमारा fair value model बना. फेयर वैल्यू मॉडल ये कहता है मार्केट में देखो एसेट का रेट क्या है. ठीक है. बट हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज करते हैं IAS 16. इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो एसेट है मेरा, उसको कहीं ना कहीं मैंने मैनिपुलेट कर दिया प्रॉफिट को. ठीक है. सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट नहीं आया. मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्केट से बहुत दूर है, मार्केट के आसपास नहीं है. ठीक है. जो कि वो अच्छी बात नहीं होगी. दूसरी बात, policy choices. Some standards such as IAS 16 property plant and equipment and IAS 40 investment properties allow entities to choose between cost and fair value models. This makes it harder to investors to compare financial statements on a like for like basis. देखो, IAS 16 PPE और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल में चॉइस बताते हैं. ये स्टैंडर्ड ये कहते हैं आप पर्टिकुलर एसेट के लिए या कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज कॉस्ट मॉडल के बेसिस पे भी कर सकते हो और फेयर वैल्यू मॉडल पे भी. अब मैंने अपनी एंटिटी में कॉस्ट मॉडल यूज कर लिया, हो सकता है किसी ने फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर लिया, कंपेरेबिलिटी खत्म हो गई. ठीक है. नेक्स्ट है आपका IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट. ठीक है. फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू एक्टिव में की डेफिनेशन में एक्टिव मार्केट का क्या मतलब होता है, हायरार्की लेवल क्या होती है, ये हम इस पूरे स्टैंडर्ड में कवर करेंगे. इसका लिटिल बिट पार्ट हमने अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर F7 में भी किया हुआ है. ठीक है. सो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम IFRS 13 फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो आपका स्टैंडर्ड है वो कवर करेंगे. ठीक है. थैंक यू.